सारासोटा, फ्लोरिडा। 31 जनवरी 2004 का दिन था। 11 साल की एक लड़की जिसका नाम कार्ली ब्रूसिया था, गोरे बाल, नीली आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। एक ऐसी बच्ची जो हर इंसान को अपनी मासूमियत से मुतासिर कर देती थी। उसके वालिदैन अलग हो चुके थे, लेकिन कार्ली दोनों से बराबर मोहब्बत करती थी। हर वीकेंड वो न्यूयॉर्क में अपने वालिद के पास जाती थी वक्त गुजारने के लिए, जबकि बाकी दिन फ्लोरिडा में अपनी माँ सूजन और सौतेले बाप स्टीवन के साथ गुजारती थी। उस दिन कार्ली अपनी दोस्त के घर रुकी हुई थी। सब लड़कियां मिलकर आपस में बातें कर रही थी, हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी और गाने सुन रही थी और स्कूल के छोटे छोटे किस्से एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी। खेल खेल में कब वक्त निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और शाम का वक्त होने लगा था। वो संडे की शाम थी। उस रात को सुपर बाउल का मैच होना था। घर पर पूरी फैमिली इकट्ठा होने वाली थी। कार्ली अब अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसने अपनी दोस्त की माँ से कहा कि उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं और वो घर जाना चाहती है। रास्ता सिर्फ 2 ब्लॉक्स का था, यानी सिर्फ कुछ मिनट का सफर। उसकी दोस्त की माँ घबरा गई, लेकिन कार्ली ने नहीं माना। उसने जोर दिया कि वो अकेली चली जाएगी और आखिरकार वो अकेली घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद उसकी दोस्त की माँ का दिल बेचैन होने लगा। उसने कार्ली की माँ सूजन को फोन किया और बताया कि कार्ली अकेली घर के लिए निकल गई है, और उस एक फोन कॉल ने कार्ली की माँ सूजन का दिल खौफ में भर दिया। उसने फौरन स्टीव को कहा, जो कार्ली का सौतेला बाप था, कि वो कार्ली को लेने के लिए आधे रास्ते तक जाए। स्टीवन घर से फौरन निकला। उसने आधा नहीं बल्कि पूरा रास्ता तय किया। गलियां, दुकानें, हर एक मोड़, उसने हर जगह चेक किया, लेकिन कार्ली का कोई पता नहीं चला। फिर उसने ये सोचकर रास्ता दोबारा तय किया कि शायद कार्ली किसी दूसरे रास्ते से घर चली गई होगी, लेकिन कार्ली उसके बावजूद कहीं नहीं मिली। सिर्फ थोड़े मिनटों का सफर अब घंटों की बेचैनी बन चुका था। सूजन और स्टीव दोनों मिलकर कार्ली को पूरे इलाके में तलाश करने लगे। वो दोनों गलियों में जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगे। उन दोनों ने हर अंधेरी जगह चेक की, हर मुमकिन कोने को छान मारा, लेकिन कार्ली का कोई नामो निशान नहीं था। इसी दौरान उनकी नजर एक लाल रंग के टो ट्रक पर पड़ी। ट्रक बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा था, बेवजह रुक रुक कर। सूजन और स्टीवन को ये बात अजीब लगी। उन्होंने उस ट्रक का पीछा किया। कुछ देर बाद वो दोनों हैरान रह गए। पीछा करते करते उन्होंने देखा वो लाल ट्रक कार्ली की दोस्त के घर के बाहर जाकर रुक गया, जहाँ से कार्ली कुछ देर पहले घर के लिए निकली थी। उसी लम्हे उनके दिल का डर यकीन में बदल गया। सूजन ने फौरन पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने बच्ची की तलाश फौरन शुरू कर दी। शहर में कार्ली के नाम के पोस्टर लगाए गए, न्यूज इंटरव्यू हुए, हर गली, हर कोचा और जंगलात छान मारे गए। पूरा शहर सांस रोके इस इंतजार में था कि कहीं से कार्ली की कोई खबर मिल जाए। अगली सुबह कुछ लोगों ने स्टीवन, जो कि कार्ली का सौतेला बाप था, उसके रवैये पर शक का इजहार किया। पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए और ये पता लगाने की कोशिश की जब कार्ली गायब हुई तो उस वक्त वो कहाँ मौजूद था। फोन रिकॉर्ड्स देखे गए। जब वो घर से निकला उस वक्त उसने सूजन को कॉल लगा के रखी थी, जिससे ये साबित हुआ कि इस हादसे में उसका कोई हाथ नहीं था। पुलिस का शक और शुबा कम हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। स्टीवन ने पुलिस को उस लाल टोल ट्रक के बारे में बताया। ट्रक का मालिक रोन शौकत के नाम का आदमी था। रोन शौकत से भी पूछताछ की गई। तफ्तीश में इस आदमी ने पुलिस को बताया कि इसका अफेयर कार्ली की फ्रेंड की माँ के साथ चल रहा है, और इसने मजीद बताया वो उस वक्त अपना काम कर रहा था जब कार्ली गायब हुई। पुलिस ने छानबीन की और ये मालूम हुआ कि वो सही कह रहा है। तलाश फिर भी जारी रही। पुलिस के कुत्तों को कार्ली के कमरे में ले जाया गया और उनको कार्ली के कपड़ों और बेड शीट्स को सुंघाया गया। कुत्तों ने उसी रास्ते को फॉलो किया जो कार्ली ने घर जाते वक्त लिया था। कुत्ते सूंघते सूंघते आखिर में एक कार वॉश के करीब पहुँचे और वहीं रुक गए। पुलिस ने वहाँ लगे कैमरा चेक किए। कैमरा की तस्वीरें और फुटेज धुंधली नजर आ रही थी, ज्यादा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर इन धुंधली तस्वीरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब कैमरा की फुटेज चेक की तो नजर आया शाम के 6:21 पर कैमरा में कार्ली दिख रही थी। वो पुरसुकून और आराम से घर जा रही थी, लाल टी शर्ट, नीली जीन्स पहने हुए। फिर फ्रेम में एक आदमी आता है जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और उसकी एवरेज हाइट थी, काले बाल और मैकेनिक की यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी बाजू पर एक टैटू भी था। फुटेज में दिखता है कि वो कार्ली से कुछ कहता है, उनकी बहस हो जाती है और वो अचानक उसका हाथ पकड़ता है और जोर जबरदस्ती घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। ये बात वाज़िया नहीं हुई कि वो कार्ली को किस तरफ लेकर गया, क्योंकि जिस तरफ उसने कार्ली को घसीटा कैमरा उस साइड को कवर नहीं कर रहा था। यही वो आखिरी मंजिल था जब कार्ली जिंदा नजर आई थी। इस फुटेज को फौरन मीडिया पर दिखाया गया। शहर में ये बात आग की तरह फैलने लगी। हर एक गली, हर एक चौराहे पर लोग कार्ली का तस्वर करने लगे। इस आदमी की शनाख्त करने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने पब्लिक कर दी, ताकि जो आदमी कैमरा में नजर आ रहा है उसका पता चल सके। जैसे ही वो फुटेज पब्लिक हुई तो लोगों ने पुलिस को कॉल करना शुरू किया। लोगों ने पुलिस को इतला देने के लिए 700 से ज्यादा कॉल्स किए, लेकिन कोई भी कॉल मदद साबित नहीं हुआ। फिर एक आखिरी कॉल आया जिसने इस केस का रुख बदल दिया और इस केस की आखिरी कड़ी साबित हुआ। दोस्तों, कॉलर ने बताया कि वो इस आदमी को पहचानता है, वो इसके साथ पहले काम कर चुका है। उसने बताया कि इस
जिसका नाम जोसेफ स्मिथ है। ये आदमी ब्रुकलिन से आया है। इसकी उम्र 37 साल की है और इसके ऊपर पुराने क्रिमिनल चार्जेस भी है, नशा, तशद्दुद और मासूम लड़कियों के मुतालिक जुर्म। उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स ने भी उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया उसका चलना, उसकी यूनिफॉर्म सब कुछ जोसेफ से मैच करता है और उसकी बाजू पर एक टैटू भी है। उन्होंने मजीद बताया जिस दिन कार्ली गायब हुई उस दिन वो काम पर नहीं आया था और उसके अगले दिन वो नशे की हालत में काम पर लौटा। ये सब बातें उन्होंने पुलिस के सामने एतराफ की। पुलिस ने शुरू में जोसेफ की गाड़ी के बारे में पता किया। मालूम हुआ कि जब कार्ली गायब हुई उस वक्त जोसेफ की गाड़ी रिपेयर शॉप में मौजूद थी। पुलिस ने मजीद तफ्तीश जारी रखी। उन्होंने कार वॉश के बाकी सारे कैमरा चेक किए ताकि कोई सुराग हासिल हो। आखिरकार उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद कलर की गाड़ी कार वॉश के पार्किंग लॉट में रुकती हुई नजर आई और फिर वहाँ से चली गई। पुलिस आखिरकार जोसेफ से सवाल जवाब करने के लिए वहाँ पहुँची जहाँ वो रहता था। वो एक रेंटेड रूम में रहता था। पुलिस ने जोसेफ से पूछताछ की। उसने अपने बचाव में कहा कि उस रात वो अपने घर पर मौजूद था और सुपर बाउल का मैच देख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी बाजू की स्लीव्स ऊपर की, टैटू बिल्कुल वही था जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा था। उसके चेहरे और हाथों पर ताज़ा जख्म के निशान मौजूद थे। बाद में उसने कबूल किया कि उस दिन उसने एक हल्के सफेद रंग की गाड़ी चलाई थी, लेकिन वो गाड़ी उसके दोस्त जेफ पिंक्स की बीवी की थी। पुलिस ने उन लोगों से सवाल जवाब किए। उन्होंने जोसेफ की तस्दीक करते हुए उसके हक में बयान दिया। जोसेफ के बयान मेल नहीं खा रहे थे। वो अपनी कहानी बार बार बदल रहा था। जब उसके रूम ओनर से पूछा गया कि उस रात वो कहाँ था, रूम ओनर ने उसकी तस्दीक करते हुए उसके हक में बयान दिया। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार रूम ओनर झूठ क्यों बोलेगा। पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली। उन्होंने देखा कि उसकी गाड़ी में नशे की सिरिंजेस और गलत किस्म के सब्सटेंस मौजूद थे। प्रोबेशन की खिलाफवर्जी करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस केस में एक और मोड़ आया। वो मियाँ बीवी जिनका नाम जेफ पिंक्स और मिमी था, उन्होंने पुलिस को बताया उनका पहला बयान सही नहीं था। डेढ़ की अदला बदली की वजह से उन्होंने गलत बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जोसेफ ने उनकी गाड़ी ली थी और उनसे कहा था कि वो शाम तक गाड़ी वापस ले आएगा, लेकिन उसने गाड़ी अगले दिन वापस लाई। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने गाड़ी की हालत चेक की तो गाड़ी की हालत खस्ता हो रखी थी। बैक सीट नीचे हो रखी थी जैसे अंदर कोई हाथापाई हुई हो। जब उन्होंने गाड़ी का मीटर चेक किया 300 माइल से ज्यादा गाड़ी चलाई हुई थी। पुलिस ने पूछा जोसेफ ने उस दिन क्या पहन रखा था और उनका जवाब था कि उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसकी वजह से वो जोसेफ को कसूरवार ठहरा सकते। जब जोसेफ को पुलिस ने प्रोबेशन की खिलाफ वर्जी के लिए जेल भेजा, उसके एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि जोसेफ उसके साथ अपने राज शेयर करता था। वो कहता था कि वो किसी लड़की की जान लेना चाहता है और उस पर तशद्दुद करना चाहता है। पुलिस ने मजीद पूछताछ के लिए जोसेफ को वापस स्टेशन बुलाया, लेकिन पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। जोसेफ ने पुलिस से अपनी माँ और अपने भाई से मिलने की दरख्वास्त जाहिर की। पुलिस की रजामंदी से जोसेफ ने अपने भाई जॉन से बात की और जो बताया वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत खौफनाक था। आखिरकार सच टूट कर सामने आया। कार्ली के गायब होने के बाद जोसेफ के भाई जॉन ने पुलिस को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बहुत डरा हुआ था। उसने पुलिस को कॉल पर बताया कि उसके भाई ने ही कार्ली का कत्ल किया है और जोसेफ उसके सामने इकरार कर चुका है। उसने मजीद बताया कि उसे ये पता है कि कार्ली की लाश कहाँ पर मौजूद है। जॉन ने पुलिस को बताया कि कार्ली की लाश जंगल में एक चर्च के करीब छोड़ दी गई है। जोसेफ की माँ ने भी पुलिस को बताया कि जोसेफ ने उससे कांटेक्ट करके अपनी बर्बरियत का कारनामा कबूल किया है और वही असली कातिल है कार्ली ब्रूसिया का। पुलिस वहाँ फौरन पहुँची और कार्ली की लाश उसी जगह मिली जहाँ उसके भाई जॉन ने कॉल कर पुलिस को बताया था। कार्ली की लाश जख्मी हालत में मिली। जोसेफ ने अपने भाई जॉन को बताया था कि उसने पहले कार्ली को मारा, उसके बाद उस पर तशद्दुद किया और फिर शूले से उसका गला घोट कर मार दिया। उसने बताया कि वो चाहता था कि वो कार्ली पर चाकू या किसी नोकीली चीज से वार करे, लेकिन गाड़ी खराब न हो, उसे वो फैसला बदलना पड़ा। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सबूत जमा किए, डीएनए सैंपल्स लिए गए। कार्ली के बाल उस सफेद गाड़ी में पाए गए जो उसके दोस्त जेफ पिंक्स की बीवी की थी और कार्ली की बॉडी पर जोसेफ के फ्लूइड्स पाए गए। आखिर में सब कुछ साफ हो गया और सच सामने आया। इन सब सबूतों ने जोसेफ के भाई की कही हुई बातों को और भी पक्का कर दिया। जोसेफ के वकीलों ने पुलिस पर इल्जाम डाला कि पुलिस ने उनके क्लाइंट को फ्रेम किया है, मगर कार्ली की बॉडी पर मिले फ्लूइड्स ने सब कुछ साफ कर दिया था। प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट को बताया कि जोसेफ उस दिन नशे की हालत में था जिस दिन उसने कार्ली को किडनैप और कत्ल किया। जोसेफ पिछले 10 सालों में 13 बार जेल जा चुका था। उसे बार बार कोर्ट से रिहा किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया कि आखिरकार ऐसे आदमी को बाहर खुला क्यों छोड़ा गया। अगर इसे बंद किया होता उस मासूम बच्ची की जान बच जाती। और आखिरकार वो दिन आया जिस दिन कार्ली को इंसाफ मिला और उसके मुजरिम को सजा। 24 अक्टूबर 2005 में कोर्ट ने जोसेफ स्मिथ को फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम करार दे दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। जोसेफ को इससे पहले टारा रायली, एक 25 साल की लड़की
एक कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसकी लाश वॉलमार्ट स्टोर के पीछे बिना कपड़ों के एक तालाब में मिली थी, लेकिन सबूत न होने की वजह से जोसेफ को बाद में रिहा कर दिया गया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूजन, जो कार्ली की माँ थी, अपनी बेटी के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करती रही। वो गुमशुदा बच्चों के लिए सोशल वर्क और मदद करती, दूसरी माओ का दर्द समझती रही। लेकिन जब उसे पता चला कि जोसेफ की सजा कम हो सकती है, तो उसके हौसले ने जवाब दे दिया और वो अंदर से टूट गई। जोसेफ की मौत की सजा टल चुकी थी। 2019 में उसे एक नई सजा देने का फैसला हुआ। सूजन इस बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। वो अपनी बेटी की कातिल को जिंदा और एक दिन जेल से रिहा होना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नशे के ड्रग्स लेने लगी और एक दिन डोज ज्यादा होने की वजह से उसकी जान चली गई। 26 जुलाई 2021 में जोसेफ की मौत जेल के अंदर 55 साल की उम्र में वाक़ा हुई, वो भी सजा पूरी होने से पहले। मौत की असल वजह मालूम न चल सकी। जोसेफ की एक हरकत से एक मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई, उसकी फैमिली उजड़ गई। आज सरसोटा का शहर फिर से पुरसुकून लगता है, लेकिन इस वाक़े ने वहाँ के लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। कभी कभी एक छोटा सा फैसला इंसान की जिंदगी का अंत बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।